गहमी वाला जो नजारा है वो हम बिहार में देख रहे हैं। आना चाहता हूं जल्दी से शकील अख्तर जी आपके पास, आपसे समझूं कि क्या आप दिल्ली से क्या कुछ आप देख रहे हैं। अभी आए थे नीतीश बाबू, बैरंग लौट गए, बिहार पटना गए, वहां छात्रों का आंदोलन चल रहा है और उन सब के बीच आज का दिन और सबसे बड़ी बात कि राज्यपाल बदल दिए जाते हैं। और जैसा अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी कि राज्यपाल का बदलना शायद यहां नरेंद्र मोदी को करवा तो दिया लेकिन उनके फायदे में नजर नहीं आ रहा है। क्या ऐसा माना जाए? और अगर ऐसा है तो जो बातें अभी तक कही जाती हैं नीतीश बाबू के लिए, जब आएंगे हम हमारे साथी हेमंत जी के पास तो और भी वो बताएंगे कि क्या चल रहा है पटना में, लेकिन उससे पहले यहां दिल्ली में बैठकर हम पटना को जो कुछ देख रहे हैं आपके नजरिए से समझना चाहता हूं। अगर किसी राज्य में विपक्ष कंफर्टेबल पोजीशन में हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां क्या स्थिति चल रही है। तेजस्वी की भी आपने बाइट सुनाई, इससे ज्यादा कूल और काम कोई दिख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक तो जो ग्राउंड रियलिटीज है बिहार की वो सरकार के खिलाफ जाती हुई दिख रही हैं, और दूसरी तरफ जो नीतीश बाबू का निर्णय है वो जो है विपक्ष को बहुत ही मजेदार और बहुत ही सकारात्मक लग रहा है। अभी जो है नीतीश क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये नीतीश को भी शायद खुद नहीं मालूम। उनकी स्थिति अब ऐसी हो गई है कि वो दोनों तरफ से उनके लिए कुछ भी कहीं पे भी अच्छा नहीं है। उन्हें सिर्फ एक बात मालूम है कि ये जो चुनाव आने वाला है 2025 में, उसके बाद उनकी पार्टी का भी और उनका भी दोनों का रहना बहुत मुश्किल है। और अगर कहीं थोड़ी सी संभावना है जहां वो रह सकते हैं, जहां उनका अस्तित्व बच सकता है, तो वो जो है इंडिया गठबंधन ही है, वो लालू जी ही है जो उन्हें और ज्यादा थोड़ा सा ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी जो है, बीजेपी अब ये चुनाव अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ेगी। बीजेपी का एक बड़ा सपना है, महत्वाकांक्षा है, और वो उस स्थिति तक खुद को पहुंचा हुआ मानती है कि बिहार में वो अपने दम पर सरकार बना सकती है। और ये स्थिति जो है तेजस्वी के लिए भी, आरजेडी के लिए भी, या वहां पे कांग्रेस, लेफ्ट और सारे दल जो मिलकर लड़ते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि मुकाबला जो है आमने सामने हो और नीतीश बाबू कहीं हो नहीं। तो वहां सबसे खराब स्थिति में अगर कोई फंसा हुआ है जो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है तो वो नीतीश बाबू है। दूसरी बात आरिफ मोहम्मद खान की। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान अभी बहुत स्मार्ट खेलेंगे। उन्हें दिख रहा है 2 साल बाद का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव। राज्यपाल बनते हुए उन्हें यहां जो पहुंचाया गया है वो इसका मतलब अच्छी तरह समझ रहे हैं कि केरल में उनके पास करने को बहुत कुछ नहीं था। कई चीजें उन्होंने की वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ, लेफ्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, मगर उसका मोदी जी को उतना फायदा नहीं हुआ, इतना इंपैक्ट पैदा नहीं हुआ जितना बिहार में हो सकता है। तो मोदी जी भी चाहते हैं कि यहां पे आके वो बागडोर अपने हाथ में रखें, और वो ऐसी कोशिश कर रहे हैं। वो इस तरह के प्रोएक्टिव आदमी बनने की कोशिश कर रहे हैं जैसे बंगाल में जगदीप धनखड़ बनते थे। और उन्हें यह भी दिख रहा है कि जगदीप धनखड़ को उसका पुरस्कार भी मिला, वो उपराष्ट्रपति भी बन गए। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है वो बीजेपी के लिए कितना फायदा पहुंचाएंगे ये तो एक अलग बात है, लेकिन बिहार के अंदर अभी हम उनको बहुत ही एक्टिव रोल में देखेंगे। एक तीसरी बात, विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, उसके लिए देखिए, कांग्रेस ने 2025 को संगठन का साल घोषित किया है, बाकायदा अनाउंस करके अपनी बेलगावी सीडब्ल्यूसी में। ये 2025 बहुत इंपॉर्टेंट साल है कांग्रेस के लिए, इसलिए कि इस 21वीं सदी में, जिसका एक चौथाई हिस्सा गुजर चुका है, 24 साल गुजर चुके हैं, 25वें में हम प्रवेश कर रहे हैं, इस 21 सदी में प्रवेश की तैयारी उनके ही नेता राजीव गांधी ने की थी। राजीव गांधी ही कहते थे कि मैं देश को 21वीं सदी में ले जा रहा हूं। उनकी कंप्यूटर क्रांति, दूरसंचार क्रांति, युवाओं को आगे बढ़ाना, 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष मताधिकार की उम्र करना, यही वो चीजें थी जिसने देश को उसके लिए तैयार किया। और उसके बाद मनमोहन सिंह देश को वाकई असलियत में 21वीं सदी में लेके गए। लेकिन पिछले जो 10 साल हमारे बीते हैं, 10.5 और 11 भी अब कह सकते हैं उसको,
वो 21वीं सदी को वापस पीछे की तरफ खींचने की कोशिश है। अतीत जीवी, प्रतिगामी, मोदी जी उसको पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। इसीलिए आप देखिए कि चाहे 2024 खत्म होने की बात हो, चाहे 2025 आने की बात हो, चर्चा के केंद्र में मोदी जी नहीं, और अगर हैं तो नकारात्मक कारणों से। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं वो, और जब बने थे तो पूरा मीडिया भारी शोर मचा रहा था कि नेहरू जी की बराबरी। नेहरू जी अपने कामों से चर्चा में रहे हैं, मोदी जी अपने कामों से चर्चा में नहीं रहे। मोदी जी रहे हैं इन कारणों से कि वो नेहरू के खिलाफ क्या बोलते हैं जी, और नेहरू के खिलाफ बोलते बोलते आज वो राहुल के खिलाफ भी बोलने लगे। तो मोदी जी के पास सिर्फ जो राजनीति है वो नकारात्मक है, जबकि राहुल जो है 2024 में चर्चा में रहे, 2024 से पहले रहे। तो ये साल अब राहुल का, कांग्रेस का और विपक्षी गठबंधनों का साल होने वाला है, इंडिया गठबंधन का होने वाला है साल। देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार अखिलेश मजबूत हो रहे हैं, बिहार में आप तेजस्वी के तेवर देख ही रहे हैं। इसलिए मोदी जी की जो मुश्किलों का आप सवाल कर रहे हैं वो बढ़ना तो बहुत स्वाभाविक है, और उसका जो जवाब है वो एक तरीके से दे सकते हैं ज्यादा काम करके, लेकिन वो ज्यादा काम करके जवाब देने के बदले और ज्यादा नेगेटिव अप्रोच के साथ सामने आ रहे हैं, और उसका क्या होगा क्या नहीं होगा हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव को जरा सुन ले। तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे थे, फिर आते हैं हेमंत कुमार जी के पास और समझते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उनका रोल क्या होने जा रहा है, और क्या आरिफ मोहम्मद खान ये समझ चुके हैं कि बिहार का चुनाव अगली दफा बीजेपी के हाथ में तो नहीं आने जा रहा है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात ये कि क्या आरिफ मोहम्मद खान खुद को उस ढंग से साबित कर पाएंगे जैसा वेस्ट बंगाल में गवर्नर रहते हुए जगदीप धनखड़ ने साबित किया था। वहां 36 का आंकड़ा बना दिया था उन्होंने, मुख्यमंत्री और खुद के बीच उतनी दूरियां बढ़ा दी थी जिसका फायदा उनको मिला उपराष्ट्रपति पद को लेकर। लेकिन क्या आरिफ मोहम्मद खान उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति पद की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं, या उनको यह लगता है कि नहीं अब यह सरकार जाने वाली है इसलिए जो आने वाली है उधर हाथ बढ़ाया जाए? क्या यह है इशारा या कुछ और है? सब कुछ समझेंगे हेमंत कुमार जी से और सुनील शुक्ला जी से, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनना, इस बाइट को सुनना बहुत जरूरी है। एक बार फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यहां तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं उसके अंदर बहुत कुछ है, जरा सुनिए। सभी बिहार के लोगों को, देशवासियों को नए साल की हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करेंगे, पलायन को ख़त्म करेंगे, और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो, और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें, बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं, और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम जरूर जो है कामयाब होंगे। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? डोनर भी आते हैं। अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। आपके साथ नीतीश जी रहेंगे सर? देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं, और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही इज टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर
खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो जमीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का, और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। तो इस नए साल में बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार से बेरोजगार। तो यहां सुन रहे थे आप, बहुत डिप्लोमेटिक वे में बात कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे थे यहां तेजस्वी यादव, लेकिन दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें ये साफ साफ, अगर एक तरफ मुख्यमंत्री जी को, नीतीश चाचा जी को बधाई भी दे रहे हैं, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं